The truth always comes out in the end, no matter how hard anyone tries to hide it or stop it. Lies are just a temporary relief to the inevitable. सरल भाषा में सच हमेशा अंत में सामने आ ही जाता है, चाहे कोई उसे छुपाने या रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। झूठ सिर्फ सच के सामने आने में एक अस्थायी देरी है। वामपंथी हिस्टोरियंस जैसे रोमिला थापर, इरफान हबीब या रामचंद्र गुहा ने बहुत कोशिश की कि वो हिस्ट्री अपनी लेफ्ट लीनिंग विचारधारा और अपने स्वाद अनुसार बदल दें, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए, जिसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले अधिकतम स्टूडेंट्स आज भी लेफ्ट लीनिंग विचारधारा की तरफ आकर्षित हैं और सनातन धर्म को रिलीजन ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन उनका सपना धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। कुछ समय से एक ऐसी नई लहर उठी जो असली इतिहास को सामने लाने लगी। कुछ ऐसे इतिहासकार सामने आए जिन्होंने वो दिखाया जो वास्तविक सच था, जो किताबों से छुपा दिया गया था, और उसी का नतीजा है कि आज का युवा बदल रहा है और वो सच और गलत में डिफरेंस समझ रहा है। लेकिन फिर भी इतिहास के कुछ पन्नों को ऐसे ही वामपंथी हिस्टोरियंस ने ऐसा दबा दिया कि उनकी बात आज कोई नहीं करता। हम उन्हीं काले पन्नों को आज वापस जमीन से निकाल के आप तक लेके आ रहे हैं। एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा भारतवर्ष में कोई नहीं करता। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गैमेट, योर डाइटिशियन ऑफ पॉलिटिक्स। Modi, you're fantastic. जैसे ही मैं सुंदरबन की बात करता हूँ, आप सबके दिमाग में क्या आता है? रॉयल बंगाल टाइगर्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेल्टा, वेनमस स्नेक, और कुछ नहीं ना? बस यहीं तक सुंदरबन की बात होती है। एक मैंग्रोव फॉरेस्ट जो बंगाल में गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर बना है, और जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स राज करते हैं। लेकिन सुंदरबन की एक और हिस्ट्री भी है, एक ऐसी खूनी हिस्ट्री जिसको हर जगह से छुपाया गया है, फिर चाहे इतिहास हो या टेक्स्ट बुक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूनी खेल की जिसके कारण हजारों इनोसेंट हिंदूस ने अपनी जान गंवाई। बंगाल को 3 बार विभाजित किया गया। पहली बार 16 अक्टूबर 1905 को, जब पूर्वी क्षेत्र ईस्ट बंगाल जो प्रधानतः मुस्लिम था को पश्चिमी वेस्ट बंगाल जो हिंदू मेजॉरिटी था से अलग किया गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इस विभाजन का मकसद प्रशासनिक सुविधा को बेहतर करना है, पर इसका असली मोटिव डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था। लेकिन मेजर पॉलिटिकल प्रेशर के बाद बंगाल को 12 दिसंबर 1911 को फिर से जोड़ दिया गया था। उसके बाद भाषा के आधार पर एक और विभाजन हुआ। हिंदी, उड़िया और असमीज भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेश बनने का गठन हुआ। बिहार और उड़ीसा वेस्ट में और असम ईस्ट में एक नया प्रदेश बनाया गया। और तीसरा और सबसे खौफनाक बंटवारा आया अगस्त 1947 में, जब बंगाल को फिर से धर्म के आधार पर तोड़ा गया। पूर्व बंगाल, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया और बाद में बांग्लादेश बना, मुस्लिम बहुल प्रदेश था, इसलिए उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। और पश्चिम बंगाल जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, उसे हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। इस बंटवारे के बाद तकरीबन 52 लाख लोगों ने ईस्ट बंगाल छोड़ा, जिसमें अधिकतर हिंदू थे, और वो भारत आए। यह अनुमानित आंकड़ा 1947 से 1971 तक के बीच का माना जाता है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। बांग्लादेश लिबरेशन 1971 के बाद वहां हिंदुओं के लिए जीना मुश्किल होता गया।
कट्टरवादी मुसलमानों ने हिंदू का सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया। कई मंदिर जला दिए गए, कई हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, और क्या नहीं, इन सब के कारण बांग्लादेशी हिंदू हर समय डर में जीने पर मजबूर होता गया। और एक व्यक्ति कितनी ही देर तक डर के साथ जीता रहेगा। हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। अपना सब कुछ छोड़ के अपनी जान बचा के एक नए देश आने का सफर सिर्फ दुखों से भरा होता है। और उस नए मुल्क पर जैसे तैसे पहुंचने के बाद एक जंगल में रिफ्यूजी सेंटर बना के फेंक दिए जाने का दुख और भी मुश्किल होता है। दलित हिंदू का अब नया घर दंडकारण्य था। अब समझते हैं कि ये दंडकारण्य क्या था। दंडकारण्य एक ऐसा इलाका था जहां राम जी ने अपने 14 साल के वनवास का अधिकतम समय गुजारा था। ये 7678 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक जंगल है जो उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी से लेकर मध्य प्रदेश के बस्तर तक जाता था। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता। 1975 में लेफ्ट गवर्नमेंट ने बांग्लादेश से आए दलित बांग्लादेशी हिंदूज को वादा किया था कि जब उनकी सरकार वेस्ट बंगाल में आएगी तो उन्हें वापस बंगाल में बसने दिया जाएगा। उस समय सारे रिफ्यूजीज को बंगाल से दंडकारण्य रिफ्यूजी कैंप भेजा जा रहा था। गरीब दलित हिंदूज को लगा कि ये उनके अपने लोग हैं, और कुछ समय की बात है, जैसे ही लेफ्ट पावर में आएगी वो लोग वापस वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे। और जब लेफ्ट की सरकार बनी और इन दलित रिफ्यूजीज की उम्मीद जागी, तभी उनके साथ धोखा हुआ। लेफ्ट सरकार ने इन दलित हिंदू रिफ्यूजीज से अपने आप को पूरा दरकिनार कर लिया, और अब इन रिफ्यूजीज को दंडकारण्य एक परमानेंट वनवास ही लगने लगा था। और लगता भी क्यों नहीं, कोई भी बेसिक फैसिलिटीज की सुविधा नहीं थी और ना ही कोई उन्हें पूछने वाला था। फिर क्या था, सभी दलित बांग्लादेशी हिंदू ने अपना पलायन वापस बंगाल की तरफ शुरू किया। पुलिस ने बहुत रोका। इनफैक्ट बंगाल पुलिस ने तो इन सब रिफ्यूजीज को हसनाबाद रेलवे स्टेशन से मार के खदेड़ के भगाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन भूखे लाचार दलित हिंदू फिर भी कैसे न कैसे मरीज झापी जा ही पहुंचे। मरीज झापी जो सुंदरबन के अंदर एक आइलैंड है, वहां से बस 75 किलोमीटर दूर कैलकाटा है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है और ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन के 100 से ज्यादा आइलैंड में से एक था मरीज झापी, जहां से लोगों ने अपने बचने की उम्मीद देखी। और एक इनफर्टाइल लैंड जहां पर कोई भी नहीं रहता था, वहां उन्होंने अपनी एक नई जीवन की शुरुआत की और एक छोटी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जिसका नाम नेताजी नगर रखा। अपनी मेहनत के दम पर लॉबस्टर फिशेस कैलकाटा के मार्केट में बेचकर इन रिफ्यूजीज ने स्कूल, हॉस्पिटल तक बना दिए थे। आप सोच सकते हैं क्या तो लोग होंगे जो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हार रहे थे और निरंतर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे थे। असल में ऐसे ही लोगों से हमारा हिंदुस्तान बना है। 1979 में मरीज झापी पर एक ऐसा मासकेर हुआ जो मॉडर्न भारत के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ होगा। एंशियंट और मिडिवल एरा में तो ऐसे बहुत नरसंहार के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बड़ा मासकेर शायद हुआ ही नहीं होगा। ये मासकेर इतने बड़े पैमाने पर हुआ था जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। सिख राइट्स या गुजरात राइट्स ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, लेकिन मरीज झापी जो इन दोनों राइट्स से काफी बड़ा था, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मासकेर था दलित हिंदूज का, उसके बारे में आज 10 में से 2 लोग को भी अगर पता होगा तो बहुत बड़ी बात है। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हिंदुस्तान सोता रह गया और आज भी इस विषय पर सो ही रहा है। मरीज झापी पर आए 1.5 लाख दलित बांग्लादेशी हिंदू जो अधिकतर नामशूद्र कम्युनिटी के लोग थे,
ये सपना देख के आए थे कि यहाँ उनका एक नया जीवन शुरू होगा, एक नया घर होगा। लेकिन लेफ्ट गवर्नमेंट ने इन लोगों के सपने को अपने पैरों से कुचल दिया। इन मासूम लोगों पर लेफ्ट की सरकार ने इल्जाम लगाया कि ये जंगल के अस्वस्थ होने का कारण बन रहे हैं। आसान भाषा में ये लोग जंगल को संपूर्ण रूप से बर्बाद कर रहे हैं। और फिर क्या था, लेफ्ट गवर्नमेंट ने इन गरीब दलित हिंदू को संपूर्ण रूप से खत्म करने का फैसला लिया। 1979 में बंगाल पुलिस ने यहाँ पर सेक्शन 144 लगा दी। जनवरी 1979 में पुलिस की गोली से लगभग 10,000 लोग मारे गए। निष्ठा की हद यह है कि उस टाइम के लेफ्ट गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ 2 से लेके 10 लोगों की मौत हुई, बल्कि जो आई विटनेस थे उनके हिसाब से आप जहां देखो सिर्फ लाशें थी और कुछ नहीं। बहुत से जर्नलिस्ट, एनजीओस का भी यही कहना था कि जहां देखो बस खून था और मासूम लोगों की दर्द से भरी चीखने की आवाजें। पुलिस ने मई 1979 में लगभग 6,000 झोपड़ियों को जला दिया और जो बच गए उन्हें वापस दंडीकरण में भेज दिया गया। इस घिनौनी हरकत के साथ साथ लेफ्ट सरकार ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया, बिल्कुल वैसे जैसे शक्तिशाली देश अपने दुश्मन देशों को घुटनों पर लाने के लिए इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। उसी प्रकार इस लेफ्ट सरकार ने अपने ही लोगों को भूखा प्यासा मारने के लिए कठोर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये मानवहित इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। 26 जनवरी 1979 जब पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब मरीज झांपी में उसी संविधान को और उसके मूल्यों को जलाया जा रहा था, और वो भी उनके द्वारा जो आए दिन संविधान बचाने की बात करते हैं। इस मासाकेयर के सर्वाइवर अपनी आंखों देखी दास्तां सुनाते हैं और वो कहते हैं कि सुंदरबंस के बाघ, टाइगर्स, मैन ईटर आदमखोर बन गए क्योंकि इन्होंने मासाकेयर के समय इंसानों का खूब गोश्त खाया। और ये फैक्ट भी है, कंपेयर टू अदर टाइगर्स, सुंदरबन टाइगर्स यूजुअली अटैक एंड ईट मोर ह्यूमंस। इसके बहुत पहलू भी हो सकते हैं। सुंदरबन टाइगर्स मोर लाइकली टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस एंड सो ऑन। एंड इस बात का कोई साइंटिफिक तर्क भी नहीं है, लेकिन जिस पर बीतती है उसके आंसू का मूल्य सिर्फ वो ही जानता है। बलात्कार, रेप क्या होता है? एक छोटा बच्चा जब मरीज झांपी में अपनी माँ, बहन और अन्य महिलाओं को अपने हक की बात उठाते देखता होगा, और जब अपने हक की बात रखने के कारण उसकी माँ, बहन को कोई सरकारी बाबू या पुलिस वाला मारते हुए ले जाए, तो शायद रेप की परिभाषा तो वो नहीं समझा पाएगा, लेकिन वास्तविक और भावनात्मक तौर पर उसके लिए यही रेप होगा, और ये रेप है भी। आंखों देखी लोग बताते हैं कि ऐसी कई महिलाओं का खुले तौर पर बलात्कार होता था, और अपनी काम वासना, हवस को मिटा के इन मासूम महिलाओं को मार के नदी में फेंक दिया जाता था, और उनके दह का लुत्फ सुंदरबन के मगरमच्छ उठाते थे। पुलिस ने एक महिला की झोपड़ी जला दी। वो गरीब महिला अपने जरूरी सामान को बचाने की कोशिश में अपने दोनों ब्रेस्ट जला बैठी। इतना अत्याचार कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। बोट की बोट पर फायरिंग करके पूरे लोगों को मार डालना, इकलौते ड्रिंकिंग वाटर ट्यूबवेल में जहर मिला के लोगों को मार देना, और उन्हें एक छोटे आइलैंड पर पूरा घेर के उनकी जान तड़पा तड़पा के ले लेना, ये सब हुआ। और ये सब उस समय की पावरफुल लेफ्ट सरकार जो क्लासलेस, कास्टलेस सोसाइटी की बात करती थी, उनके राज में हुआ। और बेशर्मी देखिए, मई 18, 1979, then Information Minister Buddhadev Bhattacharya announced that there were no more refugees in मरीज झांपी। सरेआम कत्लेआम करने के बाद अपना अचीवमेंट बताने में भी
कतई शर्म नहीं आई उस समय की लेफ्ट सरकार को। और भी ऐसी आंखों देखी बातें हैं, रियल कहानियां हैं सर्वाइवर्स की, जिसको सुन के आपकी और मेरी रूह कांप जाएगी। मरीज झांपी एक मड आइलैंड की जगह एक ब्लड आइलैंड बन चुका था और वहां मातम का साया हमेशा के लिए छा चुका था। इस सब के बीच सीपीएम के लीडर और वेस्ट बंगाल के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने इन दलित हिंदुओं को जंगल के दुश्मन कहकर निकालने का हुक्म दिया। ये वही ज्योति बासु हैं जो 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय चाइना का समर्थन कर रहे थे। उनके लिए देश से ज्यादा महत्व रखता था मार्क्सिस्ट एजेंडा। एक ऐसा नेता जिसने सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरी ट्राइब को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया और अपने हाथों से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने की उपलब्धि पाई। हाँ जी, उस समय सरकार की ये उपलब्धि ही थी, क्योंकि मासूम को मार के पर्यावरण को आखिर बचा ही लिया था। आज के दलित नेता जो हर साल भीमा कोरेगांव जाकर देश का माहौल खराब करते हैं, दंगा फैलाते हैं, उनका इस मासकेयर पर कभी ध्यान नहीं गया। उन्होंने कभी इन बंगाल के दलित हिंदू को पूछा भी नहीं। मेरा उनसे एक अनुरोध है, एक बार इस दलित हिंदू के तुप दर्शन करने का समय निकालें, जो आज भी अपने टूटे फूटे घरों में जीने को मजबूर है। ये भी दलित हैं, लेकिन ऐसे नेता इन लोगों के पास कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस जगह और जिस कौम से राजनीतिक फायदा नहीं, फिर वो चाहे दलित हो या ब्राह्मण, इन नेताओं के वो किसी काम के नहीं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने मरीज झांपी मासकेयर विक्टिम्स के लिए मरीज झांपी से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गांव कुमीर मरी, वहां एक जगह छोटा सा सफेद मार्बल बिना किसी डेट डे के अभी हाल ही में कुछ सालों पहले रख दिया है। आप जाके उस गांव की दुर्दशा और मेमोरियल के नाम पर मजाक और सर्वाइवर्स की आप बीती सुन सकते हैं। मेमोरियल भले ही सफेद है, लेकिन इतिहास अत्यधिक काला। इसी पर विलियम ग्लैडस्टोन कहते हैं, द मर्डर ऑफ द इनोसेंट इज द ब्लैकेस्ट ऑफ ऑल क्राइम्स। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखते रहें आपका अपना चैनल पॉलिटिकल गैमेट। जय हिंद।